हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये नेट की एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट हम बोलते हैं किसे है? यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑर्बिटल, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसे हम एफ ऑर्बिटल एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल, ये एस यहां पर पी ऑर्बिटल थी, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, और इसमें 3D 4D एंड 5D। यहां पर आपको यहां पर 57 लेंथेनम के बाद पूरी एफ ऑर्बिटल आएगी और वो पीरियोडिक टेबल में इस तरह दिखाई जाएगी। इसमें 2 सब ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 10, इसमें 6 और इसमें 14। तो हमें आज एफ ब्लॉक के बारे में बात करनी है। यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है तो वैसे एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लिखिए इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे हम इनमें एंटर करते हैं तो n-2 f, n-1 d और n s। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब ns2। d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 0 और 1। और f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, उनमें फर्स्ट सीरीज है लेंथेनाइड, जिनमें लास्ट ऑर्बिटल होगी 4f। और एफ ब्लॉक में सेकेंड सीरीज है एक्टिनाइड्स, इसे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी बोलते हैं, जिसमें होगी 5f ऑर्बिटल। मतलब हमें लेंथेनाइड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लेंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम n इज इक्वल टू 6 लेंगे, 6s2, n-1 मतलब 5, 5d 0 से लेके 1 तक, और n-2 6-2 मतलब 4f 1 से लेके 14 तक। हमारी जो लेंथेनाइड में लास्ट ऑर्बिटल होगी 4f। एक्टिनाइड में 7s2, 6d 0 से लेके 1 एंड 5f 1 से लेके 14। ये रही लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उनके आसपास ऐसी ऑर्बिटल होती है। फॉर एग्जाम्पल इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, मतलब ये यहीं कहीं लाई करेगी। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है मतलब d यहाँ और 4f यहाँ। मतलब इसे हम अल्टीमेट सेल बोलेंगे, अल्टीमेट सेल। जो इनके अंदर है उसे हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। यदि आपको पूछा कि पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आपको यह पता ही नहीं होगा कि 5d को हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। 5d को लेंथेनाइड के नजरिए से हम 5d को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और 4f को जो काफी अंदर है उसे हम एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। जो 6s है, जो हमारी सबसे बाहर है, प्रिंसिपल नंबर 6 है, उसे अल्टीमेट सेल, 5d को पेनल्टीमेट सेल
एंड 4f को एंटी पेनिट्रेट सेल बोलते हैं। जो हमारे पास लेंथेनाइड होते हैं, सभी लेंथेनाइड आर नेचुरली अकरंग, वो सब नेचुरली मिल जाते हैं, बट एक है मैन मेड, वो है प्रोमिथियम PM, और ये सारे लेंथेनाइड स्टेबल है। पर हमारे पास जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स वो रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल होते हैं, बट उसमें हमारा थोरियम एंड यूरेनियम ये दोनों स्टेबल है। थोरियम 234 एंड यूरेनियम 238। इनकी रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ टाइम 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर होता है, और इनकी यूरेनियम का हाफ लाइफ टाइम 1.5 इंटू 10⁻9 ईयर होता है। मतलब यदि आपने यूरेनियम का कोई टुकड़ा लिया तो उसे आधा होने में इतने साल लग जाएंगे, तब जाकर ये आधा होगा। मतलब ये दोनों की रेडियो एक्टिविटी डीके नेग्लेक्टेबल है। हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतने साल के बाद ये आधा होगा। मतलब एक्टिनाइड्स में ये दोनों स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है बाकी के कंपेयर में, क्योंकि इनका हाफ लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। फिर लिखिए हर्किन्स रूल। ये नया है और हर्किन्स हमें बता क्या रहा है। देखो, यदि हमारे पास एलिमेंट विथ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन more stable compared to odd number of proton, and they have two or more than two आइसोटोप्स। अब आइसोटोप किसे बोले वो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यदि आपके पास एलिमेंट सेम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सिर्फ उनका एटॉमिक मास अलग है। फॉर एग्जांपल 1H1 1D2 1T3 एलिमेंट विथ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको प्रोटॉन चाहिए और इसे हम बोलते हैं Z। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर प्रोटॉन है वो आपका है ओड। यदि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो आपके सिर्फ 2 आइसोमर मिलेंगे, और हमें पता है ये A और ये दोनों स्टेबल होते हैं। बट ये ट्रिटियम है और रेडियो एक्टिव है, मीन्स अनस्टेबल है। They have 2 or more than 2। यहां पर एक वर्ड ऐड कर दीजिए, स्टेबल आइसोमर, स्टेबल आइसोटोप्स। यदि आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल टीन के पास प्रोटॉन होते हैं 50, और ये जो आपकी 50 है वो इवन है, मतलब इनके 10 स्टेबल आइसोटोप पॉसिबल है। यदि
नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन में है तो दो से ज्यादा स्टेबल आइसोमर पॉसिबल है, बट आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि ओड है तो वो सिर्फ दो आइसोमर नहीं, दो आइसोटोप ही स्टेबल हो गए, तीसरा अनस्टेबल होगा। ये बता रहा था हमारा हर्किन्स रूल। फिर अगले साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैजिक नंबर इनमें से कौन से है, तो हम किसे मैजिक नंबर बोलते हैं? लिखिए अगला टॉपिक मैजिक नंबर। मैजिक नंबर हमारे पास 7 मैजिक नंबर होते हैं, और मैजिक नंबर हम क्यों बोलते हैं इसे? मैजिक नंबर में होते हैं 2, 18, 20, 28, 50, 82, 126। ये है हमारे मैजिक नंबर। समझिए मैजिक नंबर है क्या। यदि आपको बोला गया है पीबी प्लम्बम, इसे बोलते हैं हम लेड। लेड में प्रोटॉन होते हैं 82 एंड इनका एटॉमिक मास होता है 208। इसे बोलते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है हमारा एटॉमिक मास, और हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैंसिल करेंगे, मतलब 208 माइनस 82, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे हमें 126। यदि आपके एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी एक या दोनों जो ये 7 नंबर में से आए तो ये नंबर मैजिक नंबर है। मतलब जो भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 में से है तो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक प्लेटिनम होगा, एक पीबी होगा, एक टीन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। आपको पूछेंगे इनमें से स्टेबल कौन सा है एलिमेंट। मतलब आपको देखना क्या है, आप इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी एक या दोनों यदि ये 7 नंबर में से आए तो वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब यहां पर पीबी लेड में नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 82 और मैजिक नंबर भी हमारा 82 है। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो है 126 और मैजिक नंबर में भी हमारा 126 है। मतलब लेड है हमारी ये पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनके मैजिक नंबर में 82 एंड 126 दोनों है। ये थी जनरल इंट्रोडक्शन किनकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 2 सीरीज है, फर्स्ट लेंथेनाइड एंड सेकेंड एक्टिनाइड। हम लेंथेनाइड को लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा 57 नंबर का एलिमेंट है लेंथेनम और वहां से शुरू होती है ये सीरीज, मतलब इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और हमारा 89 नंबर एलिमेंट है एक्टिनाइड। 57 एंड 89 ये है लेंथेनम, मतलब इस सीरीज को बोलेंगे हम लेंथेनाइड्स। और ये एक्टिनम मतलब इसे बोलेंगे एक्टिनाइड्स। उसमें से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लेंथेनाइड।
इसे लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। ऑल लेंथेनॉइड आर नेचुरली अकरिंग ये सब नेचर में से मिल जाते हैं एक्सेप्ट प्रोमिथियम पीएम, ये मैन मेड है और ये रेडियो एक्टिव भी है। बाकी सभी लेंथेनाइड हमें नेचर में से मिलते हैं। अब हमें लिखनी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनाइड सीरीज में कौन से एलिमेंट हो गए, उनकी कलर प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, ये सब बात हम लेंथेनाइड में करने वाले हैं। तो एक टेबल बनाए, उसमें लिखिए एलिमेंट नेम, एलिमेंट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सभी की बात अब टेबल में करेंगे हम। टेबल में लिखिए फर्स्ट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71। फिर लिखिए एलिमेंट नेम, कौन सा एलिमेंट है, यहां पर लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे पहले लिखिए एफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। और कलर की बात हम करेंगे, यहां पर सिर्फ हेडिंग लिख दीजिए कलर। जो हमारा एटॉमिक नंबर 57 है उसका एलिमेंट है लेंथेनम, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 6s2 5d1 एंड 4f0। जो हमारा लेंथेनम है वो एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होता है और जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर होता है उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो भी सब ऑर्बिटल में एंटर होगा हमें उसका एलिमेंट बोलना है। मतलब हम यहां पर लेंथेनम को एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं बता सकते, बट ये लेंथेनाइड सीरीज यहां से स्टार्ट होती है। मतलब इसे हम लेंथेनाइड सीरीज में रखेंगे बट बोलेंगे नहीं। ये जो एफ इलेक्ट्रॉन है वो लेंथेनाइड +3, मतलब आपको इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। फिर ये 2 1 3 बचा F0, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनम स्टेबल रहता है और इनका कलर होता है कलरलेस। अब जो हम लिखने वाले हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट 58 नंबर 59 60 61 62 63 64 65 66 7 8 9 70 71। एलिमेंट के नाम यदि आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इनके सिंबल पता होने ही चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन नाम से नहीं पूछा गया, सिर्फ आपको सिंबल दिया है, पूछा गया है EU3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनमें F इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है। आपको कभी यूरोपियम ऐसा वर्ड नहीं मिला। यदि आपको नाम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एलिमेंट की साइन याद रखिए। देखो, लेंथेनम के बाद आता है सीरियम, PR, ND, PM, SM, EU, ZD, TB, DY, HO, ER, TM,
YB एंड Lu, ये सभी इनकी साइन है, इनके नाम यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए। लेंथेनम, सीरियम, ट्रेसोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेटियम। फिर एक बार, सीरियम, प्रेसोडिनियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेटियम। आपको इन सभी की साइन याद होनी चाहिए। 8-10 बार रट्टा लगाओगे याद रह जाएगा। अब देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपको ये पता है, पहले एटॉमिक नंबर आना चाहिए, 58 के बाद 59 आता है, पहले ये पता होना चाहिए। और वो आशा रखता हूं आप सभी को पता ही है। ये नंबर लिखिए, इस एटॉमिक नंबर के सामने एटॉमिक साइन 63 है, मतलब यूरोपियम ही होगा। 66 है, डिस्प्रोपोजियम ही होगा। अब देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा लेंथेनम है वो F ब्लॉक एलिमेंट का नहीं है, मतलब F में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ। सीरियम से F ब्लॉक स्टार्ट होता है, मतलब जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और हमें चाहिए 58 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, मतलब 6s2, ये 5d1 एंड ये 4f1, ये एंटर हुआ F में। मतलब यहां पर ऐसा बोला जा सकता है F और D की दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। Pr, जेनॉन, हमें 59, ये है 54, 6s2, 56, इसे मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, अभी इनका रीजन बताता हूं। 6s2, 5d एंड 4f। देखो यहां पर F में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एटॉमिक नंबर था 58 और हमें एक ऐड करवाना है, मतलब यहां पर होगा F2 और ये जो D का इलेक्ट्रॉन है वो भी शिफ्ट होकर आएगा F में, मतलब F3 D0। एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखिए, ऐसे एबनॉर्मल ही पूछी जा सकती है। Nd, जेनॉन, आपको 60 इलेक्ट्रॉन फिल करवाने हैं, 4f, 5d, 6s2। ये 6s2 तो सभी में कॉमन है, बट यहां से नॉर्मल केस, अब यहां पर 3 है, ये 4, ऐड करते जाओ एक एक इलेक्ट्रॉन, 4f5, 5d0, 6s2, sm, जेनॉन, 4f6, 5d0, 6s2, EU, जेनॉन, 4f7, 5d0, 6s2। अब देखो हमारे पास f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। यदि 14 ऑक्यूपाइड कर दिए तो हम इसे बोलेंगे फुल्ली फिल्ड। यदि 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड किए तो हम इसे बोलेंगे हाफ फिल्ड। और आप डी ब्लॉक में इसे पढ़कर ही आए होंगे कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है। मतलब आपको गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप लिखिए जेनॉन, 4f, 5d, 6s2। 6s2 तो सभी में कॉमन ही है, बट यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दिया तो ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, और हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड 7 है। बट इनके कंपेयर में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। आपको चाहिए 64 इलेक्ट्रॉन। 64 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जेनॉन है 54, 56, 56 और 7, 63, और ये रहा 64। मतलब यहां पर डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
ये भी एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाफ फील्ड रहने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल है। यदि F में 8 इलेक्ट्रॉन आए, उनसे 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहने की कोशिश करता है। इनके बाद ज़ेनॉन 4f 5d 6s। अब देखो यहां पर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करवाना है, मतलब यहां पर ऐड हो गए 8, बट आप डायरेक्ट लिखेंगे 9। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 तो F में है और जो ये D का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी शिफ्ट होकर आ गया F में, मतलब D0 6s2। ज़ेनॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओ। अब यहां से तो लाइन में 4f10 5d0 6s2, ज़ेनॉन 4f11 5d0 6s2, ज़ेनॉन 4f12 5d0 6s2, ज़ेनॉन 4f13 5d0 6s2, ज़ेनॉन 4f14 5d0 6s2। यहां पर हमने f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिए, मतलब ये हो गई फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है, मतलब ज़ेनॉन 4f 5d 6s2 6s2 तो सब में कॉमन ही है। आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, करवा दीजिए डी में। ये हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद रखने की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक ये याद रखो, एक ये याद रखो, एक लास्ट वाला याद रखो, बाकी तो सब एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा जाओ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो याद होनी चाहिए। ये 6s 5d 4f, एलिमेंट की सिंबल पता होनी चाहिए, नाम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पूछा जाए 63 नंबर पर क्या है तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, टेबल तो पता है, एटॉमिक नंबर लिखिए, सिंबल लिखिए। आपको यदि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब देखते हैं f इलेक्ट्रॉन के बारे में। f इलेक्ट्रॉन है क्या? डस्टर कहां पर है? f इलेक्ट्रॉन जो हमारे सभी लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। कुछ एक्सेप्ट आएंगे पर जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, मतलब लेंथेनम में से 2 यहां से, 1 यहां से। F में बचे कितने? 0, ये रहा F0। यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते जाओगे तो यहां पर मिलेगा F1, 3 इनमें से निकालो, 2 यहां से, 1 यहां से, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 एंड F14। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी लेंथेनाइड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ये एक तो होगी ही, साथ में कोई एलिमेंट दूसरी भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अच्छा लगता है, मतलब सब में +3 लिख दो पहले, +3 तो सब में होगी। और कई एलिमेंट +4 में भी स्टेबल है, कई एलिमेंट +2 में भी स्टेबल है। देखो अब इनकी एक ट्रिक है, यदि आपको याद नहीं रखनी है कि ये +2 में होगी, ये +3 में होगी, यहां पर ट्रिक देखिए। +3 तो सब में है, आपको लेंथेनाइड को F ब्लॉक में अभी कंसीडर करना ही है। जब भी आप F ब्लॉक की बात करोगे लेंथेनाइड को लेकर ही चलना है, बट ये F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। मतलब ये सारी ट्रिक है, ये पूरे टेबल के लिए है। यहां पर F0 ये +3 में है, ये +4, F2 ये भी +4, ये दो +4, 3 और 4 दोनों छोड़ दो, वो सिर्फ +3 में ही स्टेबल हो गए। 5 और 6 ये +3 में तो स्टेबल ही है, बट ये +2 में भी स्टेबल है। मतलब एक जगह रखी, 2 +4, 2 जगह रखी, 2 +2। F7 ये सिर्फ +3 में स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से, 1 यहां से, ये मस्त हाफ फील्ड है। देखो
और ये Q+2 में स्टेबल है, +3 में तो है ही, +2 में Q स्टेबल है। यदि S ऑर्बिटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाती है तो ये भी हाफ फील्ड बनती है, मतलब ये +3 और ये +2 दोनों शो करता है। ये 8 इनकी बात करें, एक जगह +4 +4, फिर से ये +3 में तो स्टेबल ही है सभी, +3 +3, 2 जगह, एक जगह, फिर से 2 जगह, फिर से लिखिए +2 +2, फिर से एक जगह, मतलब +3 ओनली, 2 +4 2 जगह खाली, 2 +2 एक जगह खाली, 2 +4 2 जगह खाली, 2 +2 एक जगह खाली। बात समझ में आ रही है? आपको बस ये सारे एलिमेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से कौन सी मेटल, कौन सा एलिमेंट स्टेबल नहीं है, आपको दे दिए ये 4 एलिमेंट, ये कौन से, PM, SM, EU एंड SM, EU, GD एंड TB। आपको पूछा है +4 में कौन स्टेबल नहीं है, ऑप्शन है AB, B ऑप्शन, BC, C ऑप्शन, ABC या D ऑप्शन, ओनली D। A, B एंड C तीनों अनस्टेबल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, बट यदि आ गया किसी छोटी सी सेट वाली एग्जाम में तो आपको यदि पता है तो ज्यादा अच्छा है, वरना हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही अठिया नाम का। अब बात करेंगे हम कलर प्रॉपर्टी के बारे में, बट पहले इतना चार्ट लिखिए, कलर प्रॉपर्टी हम दूसरे चार्ट में ले रहे हैं, यहां से निकाल दीजिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए F इलेक्ट्रॉन कौन है, कौन सी इनका एलिमेंट साइन है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कलर एंड स्पेक्ट्रा, उसमें लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, एलिमेंट विथ n नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन, n number of F electron and n number of F electron have similar color to those with 14 minus n number of F electron की n number of electron and 14 minus n number of electron, इन दोनों का कलर स्लाइटली सेम होगा। देखिए यहां पर अभी हम लेंथेनाइड 3+ की बात करेंगे, जो हमने आगे लिखवाया लेंथेनाइड 3+, उनमें होगा F0, उनका कलर मैच किससे होगा, यहां पर n की वैल्यू 0 है, मतलब 14 माइनस 0 मतलब F14, इन दोनों का कलर सेम होगा। F1, F13 इन दोनों का कलर सेम होगा। F2, F12, F3, F11, F4, F10, F5, F9, F6, F8, F7 और यहां पर भी F7। n इजिकल टू 7, 14 माइनस n इजिकल टू 7, मतलब ये दोनों एक ही है, यहां पर बीच में लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा F0 एंड F1 ये दोनों कलरलेस है, कलरलेस, तो F14 ये भी कलरलेस होगा, F13 ये भी कलरलेस होगा। F7 है वो हाफ फील्ड है, मतलब ये कलरलेस है।
ये तो F7 ही है कलरलेस। F2 जो FF ट्रांजिशन की वजह से ये देता है ग्रीन कलर। F3 ये देता है लाइलैक कलर। लाइलैक कलर मतलब रोज पिंक, रोज पिंक, इसे हम लाइलैक कलर बोलते हैं। और ये कलर वाला क्वेश्चन कभी लड़कों का सही नहीं हुआ, मेरा भी कभी नहीं हुआ। F4 इनका कलर होता है पिंक। F5 इनका कलर होता है येलो। F6 इनका कलर होता है पेल पिंक, मतलब लाइट पिंक। ये पेल पिंक है तो F8 ये भी पेल पिंक होगा। ये ग्रीन है तो इसे भी हम ग्रीन बोलेंगे, बट लाइट ग्रीन, पेल ग्रीन। ये लाइलैक है, ये भी लाइलैक है, इसे हम रोज पिंक लिख सकते हैं, रोज पिंक या लाइलैक। ये पिंक है तो ये येलो है, ये येलो है तो ये पेल येलो है। मतलब ये आप सिर्फ इतना याद रखो, ये येलो है तो ये भी येलो है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऑप्शन में सभी कलर नहीं दिखाने, सिर्फ दो पता चल गए, दूसरे दो तो ऑप्शन एलिमेंट करके आप पता चला लगा लोगे। मतलब पहले इतना लिखिए, कैसे याद रखोगे? n नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन, n 14 माइनस n f इलेक्ट्रॉन, दोनों के कलर सेम होता है, बट यहां पर स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी सारे सेम है। अब ये कलर क्यों आते हैं? ये कलर आते हैं FF ट्रांजिशन की वजह से। FF ट्रांजिशन, अब FF ट्रांजिशन है क्या? जो हमारी f ऑर्बिटल होती है उनमें 7 सब ऑर्बिटल होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, -1 -2 -3। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, हमने लिखा कि FF ट्रांजिशन की वजह से कलर दिखाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा सकता है, जा सकता है। ये f ऑर्बिटल में से कहां गया? f ऑर्बिटल में अपने ही, इसे बोलते हैं हम FF ट्रांजिशन। जैसे आपने DD ट्रांजिशन सुना होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, ये दूसरा ट्रांजिशन। और ये सभी ट्रांजिशन हो गए वो शार्प बैंड देंगे, ये यहां से जा सकता है, मतलब ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो गए इनके, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन। एक नहीं, काफी सारे ट्रांजिशन हो गए, क्योंकि इनके पास सब ऑर्बिटल ही इतनी है। और जो हमारे FF ट्रांजिशन है वो शार्प पीक देगा। देखिए शार्प पीक मतलब ये, इसे हम बोलते हैं ब्रॉड पीक, और इसे बोलते हैं हम शार्प पीक। अब शार्प पीक देने का रीजन क्या है? FF ट्रांजिशन शार्प पीक, ये है ब्रॉड पीक। जो DD ट्रांजिशन है, FD ट्रांजिशन है, वो सभी ब्रॉड पीक देंगे। समझिए बात, यहां पर वाइब्रोनिक कपलिंग होगी, और वाइब्रोनिक कपलिंग ZTD आपने पढ़ाई है CFT में, ZTD, Z in Z out। यहां पर वाइब्रोनिक कपलिंग नहीं होती, क्योंकि f ऑर्बिटल डीपली बरीड। अब ये डीपली बरीड ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं हटा देता हूं, पहले ये कलर लिख लो। अब ये कलर क्यों आए उनका डिस्कस हम यहां पर करने वाले हैं। जो
आपने हेडिंग लिखा है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, शार्प या ब्रॉड, क्यों मिलता है, उनका डिस्कशन हम करते हैं। जो ब्रॉड सिग्नल मिलता है हमें वो वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से मिलता है, और जो शार्प सिग्नल मिलता है वो एफ ऑर्बिटल काफी अंदर है, डीपली मतलब काफी अंदर। देखते हैं कहां तक अंदर है। जो हमारा न्यूक्लियस है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है। मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। ये लिखे हमने हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। न्यूक्लियस में होगा पॉजिटिव चार्ज, जो 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, वहां पर लाई करती है हमारी 4f ऑर्बिटल। 5 है, वहां पर लाई करती है हमारी 5d ऑर्बिटल। 6 है, वहां पर हमारी 6s ऑर्बिटल। इसे हमने अल्टीमेट सेल बोला, इसे पेनल्टीमेट सेल बोला, और इसे एंटी पेनल्टीमेट सेल बोला। ये काफी अंदर है। अब बात समझो, आपने CFT में पढ़ा होगा, CFT में आपने पढ़ा होगा DD ट्रांजिशन, JTD, इसमें पढ़ा होगा Z इन, Z आउट, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड। अब हमें बात करनी है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड के बारे में, कि जो ये मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है, वो बॉन्ड 2 टाइप के वाइब्रेशन दिखाता है। स्ट्रेचिंग नाम सुना होगा, मतलब हम इसे मेटल टू लिगेंड जो बॉन्ड है वो इसे एक स्प्रिंग की तरह समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये स्प्रिंग है तो ये पास में आएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो मेटल एंड लिगेंड की बॉन्ड लेंथ कम है जो नॉर्मल है इनसे। और यदि मेटल एंड लिगेंड दूर गए तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। अब बात समझो, यदि बॉन्ड लेंथ कम है मतलब लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। यदि रिपल्सन बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी। रिपल्सन कब बढ़ेगा? जब दोनों पास में आएंगे। पास मतलब कंप्रेशन। यदि दोनों पास में आ गए तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि दोनों दूर जाते हैं, दूर मतलब एक्सपांशन, तो इनकी एनर्जी कंपेरेबल लो होगी, यहां पर एनर्जी हाई होगी। अब ये जैसे जैसे दूर से पास आते गए एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एकदम पास आ गए फिर दूर जा रहे हैं, मतलब एनर्जी कम होती गई कम होती गई कम होती गई। तो इनकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है, ग्राफ मिलता है, वो ऐसा मिलता है जो हमने यहां पर दिखाया। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब मेटल एंड लिगेंड दोनों एक पास हो गए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, ये रही बढ़ गई। उनकी वजह से हमें जो मिला वो ब्रॉड सिग्नल मिला। और एफ ट्रांजिशन में जो हमें शार्प सिग्नल मिलता है वो क्यों? क्योंकि यहां पर एफ ऑर्बिटल डीपली बरीड है। लिखिए एक सेंटेंस कि एफ ऑर्बिटल, सेंटेंस लिखिए, दी एफ ऑर्बिटल डीपली बरीड, therefore they are largely shielded from environment factors। वो environment factor से shielded है। कैसे environment factor? such as
number of ligands. Second, nature of ligands. Third, vibrations of ligand. ऐसे फैक्टर इन्हें इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल है और डीपली बरीड है। अब समझते हैं ये डीपली बरीड का मीनिंग क्या है। यहां है हमारी एफ ऑर्बिटल, बात समझो। यदि कोई लिगेंड को एफ ऑर्बिटल अप्रोच करती है, मतलब एफ ऑर्बिटल लिगेंड के पास जाती है, तो उनको पहले ये 6s से लड़ना होगा, फिर 5d से लड़ना होगा और बाद में आएगी एफ की बारी। मतलब लिगेंड एफ ऑर्बिटल के पास पहुंच ही नहीं सकता। जैसे आपने डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग करवाई थी, यदि डी ऑर्बिटल के मेटल के पास कोई लिगेंड है ही नहीं, तो उन सभी सब ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी है। dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2, इन सभी की एनर्जी एक जैसी है। बट यदि लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड पास आता है किनकी, ये मेटल की डी ऑर्बिटल के पास, फिर ये दो भाग में स्प्लिट होगी। वो कैसे? यदि जो 4 लिगेंड है, जिसे आप बोलते हैं टेट्राइडल, तो ये स्प्लिट होगी ENT2 में। यदि ऑक्ट्राइडल है तो ये स्प्लिट होगी T2G एंड EG में। मतलब ये नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करती है डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ लिगेंड, फॉर एग्जांपल यदि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ये और लिगेंड आपका है स्ट्रॉन्ग, फिर इनके बीच का जो ये डेल्टा ऑक्टाइडल है वो काफी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब T2G इन EG के बीच में एनर्जी ज्यादा होगी। यदि वीक लिगेंड है तो इनके बीच का डेल्टा ऑक्टाइडल कम हो गया, EG यहां कहीं पर लाई करेगी। मतलब ये नेचर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करती है डी ऑर्बिटल, एफ नहीं। वाइब्रेशंस ऑफ लिगेंड, ये रहा लिगेंड और मेटल का वाइब्रेशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल काफी अंदर की तरफ है, मतलब लिगेंड एफ ऑर्बिटल के पास नहीं आ सकता, मतलब स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितने भी है, कोई भी नेचर के है, एफ ऑर्बिटल स्प्लिट कभी नहीं होगी। यदि एफ ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं हुई तो ये वाइब्रोनिक कपलिंग नहीं होगी। वाइब्रोनिक कपलिंग नहीं होगी मतलब ब्रॉड बैंड, ये जो आपको बैंड मिला वो ब्रॉड नहीं मिलेगा, वो मिलेगा शार्प बैंड। किन की वजह से? एफ ऑर्बिटल डीपली बरीड है, इनकी वजह से। मतलब आपका जो कलर दिख रहा है वो एफ ट्रांजिशन की वजह से है, और दूसरा है FD ट्रांजिशन। देखिए FD ट्रांजिशन के बारे में एक बात कर लेते हैं। यदि सीरियम 3+ में है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d 4f1। ये जो F का इलेक्ट्रॉन है वो आफ्टर ट्रांजिशन ये चला जाता है D में, ये चला जाता है D में। तो ये गया 4f0 5d1। तो इस ट्रांजिशन को हम नाम देंगे F से D ट्रांजिशन। इसमें FF ट्रांजिशन भी हो सकती है, FD ट्रांजिशन भी हो सकती है। यदि FF ट्रांजिशन हुई तो उनका पीक आपको शार्प मिलेगा। यदि FD ट्रांजिशन हुई तो इनका पीक आपको ब्रॉड मिलेगा। और ब्रॉड मिलने का रीजन क्या है? ब्रॉड मिलने का रीजन है लेपर्टे सिलेक्शन रूल।
आप CFT में पढ़ चुके हैं, लेपार्टे सिलेक्शन रूल किया है। लेपार्टे सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा L का वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए। इनके लिए L की वैल्यू है 3, इनके लिए L की वैल्यू है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? +1। यदि +1 डिफरेंस है तो ये लेपार्टे फॉरबिडन नहीं, अलाउड है। यदि लेपार्टे अलाउड है तो ये आपको इंटेंस कलर देगा, मतलब FF ट्रांजिशन हुई तो आपको पीक मिलेगा शार्प, बट यहां पर जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो FD ट्रांजिशन से लाइट होगी, कम होगी। FD ट्रांजिशन में ब्रॉड मिलेगा, आपको बैंड मिलेगा ब्रॉड, और यहां पर इंटेंसिटी हाई होगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ये लेपार्टे अलाउड है, और आप लेपार्टे अलाउड के साथ स्पिन अलाउड भी सीख गए। यदि लेपार्टे और स्पिन दोनों अलाउड है तो उनकी कलर इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। मतलब ये बात हुई हमारी कलर एंड स्पेक्ट्रा की। अब जो F ब्लॉक के एलिमेंट है, F ब्लॉक के एलिमेंट वो सभी शार्प पीक देते हैं। मतलब आपको यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में वेवलेंथ कैलिब्रेशन के लिए यूज करना है तो आप F ब्लॉक के एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखो इतना। ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड बैंड किन की वजह से आई? JTD की वजह से, और यहां पर JTD पॉसिबल ही नहीं है। JTD पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई वाइब्रोनिक कपलिंग की गुंजाइश ही नहीं है। लिखिए इतना। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। हेडिंग लगा दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, कलर प्रॉपर्टी देखी, कलर किन की वजह से आ रहा है, कौन सी ट्रांजिशन हो रही है। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ आप एग्जाम से पहले 1-2 बार पढ़ के गए हो, आप अच्छे से टिक लगा सकते हो। बट ये F ब्लॉक एलिमेंट काफी छोटा चैप्टर है कंपेयर टू ऑर्गेनोमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन, और इनमें से 4 या 6 मार्क का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 2 मार्क का, 1 4 मार्क का, या 2 मार्क के, 1 4 मार्क का। मतलब ये 8 से 10 मार्क आपको दिलाता है, कम से कम 4 मार्क का होगा ही। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। लिखिए जनरल प्रॉपर्टीज। उसमें लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, लैंथेनाइड हैव यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। लैंथेनाइड, इनका सिंबल है Ln, हैव यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई देता है क्योंकि मोर स्टेबल रहता है। बट एक्सेप्ट अपवाद तो हो गए ही, सीरियम। सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, TB, ये भी +4 में एग्जिस्ट करता है, वो हमने लिखवा दिया आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि सीरियम +4 में है, सीरियम +4 में है तो ये फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि TB +4 में है तो ये हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम की लिख सकते हैं हम 4F3 5D0 6S, सॉरी 4F1 5D1 एंड 6S2। इनमें से आपको 4 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, मतलब 4F0 5D0
6s0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब ये बिहेव करेगा ज़ेनॉन की तरह, और ज़ेनॉन फुली फिल्ड है, मतलब ये फुली फिल्ड बन गया, ज्यादा स्टेबल है। ये हाफ फिल्ड शो करता है टीबी, 4f 5d 6s, ये 7 नहीं, ये 9, ये 2, ये 0। यहां से आपने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, तो ये बन गया 4f7 5d0 6s0, 2 यहां से 2 यहां से, मतलब f7 होती है वो आपका हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब ये हाफ फिल हो या फुली फिल हो वो मोर स्टेबल रहता है। सेकेंड एग्जांपल, ये दोनों +4 वाले थे, लिखिए Eu2+ एंड Yb2+, अर्बियम इटरबियम। ये होता है 4f7 5d0 6s2 एंड Yb2+, ये होता है 4f14 5d0 6s2। यदि इसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ये 2, तो ये बन जाएगा 4f7 5d0 6s0, और यहाँ पर 4f14 5d0 6s0, ये हाफ फिल हो गया और ये फुल्ली फिल हो गया, मतलब ये स्टेबल रह सकते हैं। बट लिखिए एक सेंटेंस, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज मोर स्टेबल। ये अपनी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2 शो करेगा, बट +3 तो स्टेबल ही है। इनकी वजह से यदि कोई लेंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा लेंथेनाइड 3+, मतलब यहां पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट था +4, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, मतलब इनका हुआ रिडक्शन, यदि कोई लेंथेनाइड के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो बनाएगा +3, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, अब बन गया +3, मतलब यहां पर हुआ इनका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किनकी वजह से हुआ? +2 की वजह से, मतलब यहां पर ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पर रिडक्शन किनकी वजह से हुआ? इनकी वजह से, मतलब ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, इनका फॉर्मूला NH42CNO36, जिसे बोलते हैं सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेरियम का ये +1 इसे 2 है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 NH4 प्लस NO36 2-, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेरियम होगा +4, मतलब ये सेरिक एमोनियम नाइट्रेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारी ट्रांजिशन मेटल है, अब हम साइज की बात करें
हमें देखनी है इनकी प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो जो हमारी ट्रांजिशन मेटल है उनसे ज्यादा साइज होगी किनकी, लेंथेनाइड की, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है। यदि साइज ज्यादा है तो हमें पता है चार्ज डेंसिटी, किसे बोलते हैं हम, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। यदि साइज कम है उनका मतलब है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यदि चार्ज ज्यादा है उनका मतलब है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं जिनकी साइज कम है, जिनकी साइज कम है उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूक्लियस में चार्ज डेंसिटी है, ये डी ब्लॉक और ये न्यूक्लियस है एफ ब्लॉक का, इन दोनों में से साइज किनकी ज्यादा है, साइज एफ ब्लॉक की ज्यादा है, हाई साइज। उनका मतलब ये हुआ कि इनके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइज बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी कम होती है। इनके पास साइज लो है मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब इनके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज डेंसिटी सेंटर की ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करवाना है तो इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। किनके कंपेयर में, एफ ब्लॉक के कंपेयर में। मतलब यदि आपको चार्ज डेंसिटी की बात की, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं इन दोनों में से, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में होगा, एफ में से, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी कम है कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हमारे एफ ब्लॉक है लेंथेनाइड एलिमेंट, उनका नेचर आयोनिक एंड ट्राइवेलेंट होगा, और यहां पर लेंथेनाइड में CFAC का कोई रोल नहीं है। क्यों? CFAC डज नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि यहां पर हमारी एफ ऑर्बिटल है वो काफी अंदर है, मतलब यहां पर कोई CFAC का रोल है नहीं। एक सेंटेंस लिखिए, whether f orbital are filled, whether f orbital are filled or empty, it has little effect or normal chemical property. It has little effect and normal chemical properties, but it affected spectral and magnetic properties. देखिए यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में लिटिल इफेक्ट है, नॉर्मल इफेक्ट है। इन सभी लेंथेनाइड की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम, प्योर सब सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम, बट यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि सभी लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में काफ़ी चेंज है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। मतलब अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी एंड
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और लास्ट सेंटेंस लिख लीजिए, सोर्स ऑफ लेंथेनाइड, सोर्स ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स मिलते कहाँ से है? उनका नाम है मोनोजाइट सैंड। ये मोनोजाइट सैंड है क्या? कि ये है मिक्स्ड फॉस्फेट। ये जो हमें सारे लेंथेनाइड मिलते हैं वो फॉस्फेट के रूप में मिलते हैं और 10% हमें 10% लेंथेनाइड एलिमेंट मोनोजाइट सैंड में से मिलते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में।